दोस्तों अब बारी है रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल की। आपको पता है कि ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम भी हो गया और आंसर की भी जारी हो गई, और अब कभी भी अंडर ग्रेजुएट लेवल एग्जाम को लेकर अपडेट आ सकता है, एग्जाम की डेट आ सकती है। तो आपका पढ़ाई करने का तरीका क्या हो, किन बातों का ध्यान रखें, पिछले साल जो ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम्स हुए और अभी जो एग्जाम हुआ, इससे क्या सीखना चाहिए, किन बातों को लेकर तैयार रहना चाहिए, इन सब की बात आज हम करेंगे। तो आपको पता है कि ये रेलवे का कैलेंडर है और इसी हिसाब से सारी चीजें प्रॉपर तरीके से फॉलो हो रही है। अगर मैं पिछली भर्ती की बात करूं, यानी पिछले साल की बात करूं, तो 2024 में जो नोटिफिकेशंस निकले थे ग्रेजुएट लेवल का, 5 जून से 23 जून 2025 में उसकी परीक्षा हुई, और अंडर ग्रेजुएट की 7 अगस्त से 9 सितंबर तक उसकी परीक्षा हुई। और अगर हम 2025 की बात करें, जो नोटिफिकेशन 2025 में निकला, तो ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जाम अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है, जो 16 मार्च से 27 मार्च तक चला था, और अब सवाल यही है कि ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा कब हो सकती है। तो देखो, पहला तो आप ये बिल्कुल तय मानो कि इस महीने काफी हद तक उम्मीद है कि इसको लेकर अपडेट आ जाएगा, और एग्जाम काफी जल्दी ही कराने वाला है रेलवे। कोई बहुत ज्यादा टाइम इसमें लगने वाला नहीं है। तो आप बिल्कुल तैयार रहें ये मानकर कि, क्योंकि इस बार भी क्या हुआ था, एग्जाम के बारे में आपको कुछ दिन पहले ही पता चला था। इसलिए आप ये समझिए कि अगर इस महीने उन्होंने नोटिफिकेशन दे दिया तो कोई बड़ी बात नहीं कि शायद अगले महीने ही आपकी परीक्षा हो जाए। तो इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखें कि परीक्षा कभी भी अब आपकी आ सकती है, क्योंकि ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हो चुका है ना। अब वैकेंसी को अगर देखें तो 2024 में अंडर ग्रेजुएट के लिए 3445 पद थे, इस साल 3058 पद हैं। पिछले साल 63 लाख से ज्यादा बच्चों ने फॉर्म भरा था। इस बार अभी संख्या तो जारी नहीं हुई है, लेकिन इस बार भी संख्या मान के चलो 50-60 लाख के आसपास तो रहना ही है, क्योंकि 12th लेवल वाला एग्जाम होता है, बहुत सारे विद्यार्थी इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। आगे अगर बढ़े, एग्जाम पैटर्न की बात करें तो आपको पता है जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चंस होते हैं, मैथ्स के 30 और रीजनिंग के 30 सवाल होते हैं, 90 मिनट का समय, एक 1/3 की नेगेटिव मार्किंग। अब मैं आपको इन 3 बिंदुओं पर क्लैरिटी देने वाला हूं कि पेपर का लेवल कैसा रहेगा, और मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस में किस टाइप के प्रश्न आए थे, और टाइम मैनेजमेंट अपना कैसे सुधारें, इन पर हम बात करेंगे। तो पहले प्रश्न का आंसर तो हमने यही लिख दिया है कि ओवरऑल आप बहुत टफ तो नहीं कह सकते कि पेपर बहुत टफ आएगा। पेपर मॉडरेट लेवल का होता है, सिंपल। आप अगर बेसिक्स आपके अच्छे हैं हर सब्जेक्ट के, तो आप बहुत प्यारे तरीके से इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। इजी भी नहीं आएगा, टफ भी नहीं आएगा, मॉडरेट लेवल आएगा। और मॉडरेट लेवल के एग्जाम्स के लिए जरूरी होता है कि अपना फाउंडेशन मजबूत हो, बेस स्ट्रांग होना चाहिए, आपसे प्रश्न बनेंगे। अब देखिए, आपके लिए जो हमने सारी चीजें प्लान करी है, तो सबसे पहले एक बात समझो कि आप जैसे मैराथन्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, उससे ज्यादा, कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है मिक्स प्रैक्टिस। ठीक है। हम क्या होता है, दो स्टूडेंट एक सबसे बड़ी गलती तो ये करते हैं कि उन्हें जो विषय अच्छा लगता है वो उसको ज्यादा पढ़ते हैं, जो उन्हें वीक लगता है या जहां पर काम करने की ज्यादा जरूरत होनी चाहिए उस पर वो बहुत मजबूती से काम नहीं करते हैं। इसीलिए पहली ये बात समझे कि हमें मैथ्स का, रीजनिंग का, जीएस का, सबका बैलेंस बनाना है। जो अच्छा है वो तो प्रैक्टिस से अच्छा और हो ही जाएगा, लेकिन जहां पर वीक हो उसको और अच्छा बनाने पर आपको काम करना है, सबसे पहली बात। दूसरी बात यह कि मिक्स प्रैक्टिस यानी फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है। केवल एक सब्जेक्ट पर मेहनत करोगे या सिंगल आप सब्जेक्ट के टेस्ट लगाओगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मिक्स को इग्नोर नहीं करना है, वो बहुत ज्यादा जरूरी बात है। इसमें बच्चे गलती करते हैं, है ना। टेस्ट आप लगाओगे तो अपनी वीकनेसेस को आप सुधारोगे ही। फिर इसके बाद जो शॉर्ट नोट्स होते हैं, आपके जो फॉर्मूलाज होते हैं, ट्रिक्स होते हैं, इनको आप रिवाइज करते रहो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने जो नोट्स बनाए या आपके पास किताबें होंगी, जैसे हमारी विनर्स की फॉर्मूला बुक है कॉन्सेप्ट की पूरी, तो आप वो ले सकते हो। इसमें सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट रूल्स, ट्रिक्स, फॉर्मूला, सब कुछ हमने दे दिया, तो आपके लिए रिवीजन करना बड़ा आसान होता है। तो आप वो ले सकते हो अगर आपको लगता है तो, या आपने नोट्स बनाए हैं उससे रिवीजन कर लो, लेकिन इनको पलटाते रहो समय समय पर। ये छोटी छोटी चीजें हम भूल जाते हैं, जब एग्जाम में एकदम से क्वेश्चन याद आता है तो बस वो एक फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट अगर याद आ जाए तो आंसर तुरंत आ जाता है, नहीं तो गया। तो ये बात ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सेक्शनल मॉक भी आपको लगाना है, जैसा मैंने कहा सब्जेक्ट वाइज आप मॉक टेस्ट भी लगाओ, वो तो आप लगाते हो। यानी हमें कोई एक चीज पर वजन नहीं देना है कि एक ही काम हम बहुत अच्छे से करे जा रहे हैं, हमें हर चीज को बैलेंस करना है।
तो सेक्शनल टेस्ट भी लगाएंगे, है ना, मॉक टेस्ट भी लगाएंगे, मिक्स क्वेश्चंस भी लगाएंगे, तो सब चीजों को आप करते रहें, हर चीज आपकी इंप्रूव होगी। और टेस्ट लगाने के बाद सबसे जरूरी चीज होती है एनालिसिस। आप में से कई बार स्टूडेंट पूछते हैं कि अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे सही करें, टेस्ट लगाते हैं तो मार्क्स इंप्रूव नहीं होते हैं, उसके लिए क्या है? तो भाई उसके लिए पूरा इलाज छिपा हुआ है एनालिसिस में। जब भी कोई टेस्ट लगाओ उसका एनालिसिस बहुत अच्छे से करो। आप उसमें देखो कि भाई जो हमने टेस्ट लगाया उसमें कहां इंप्रूव करने की जरूरत थी, कहां हम अपने मार्क्स बढ़ा सकते थे, कौन सी ऐसी चीज है जो पढ़ा फिर भी गलत हुआ, कौन सी ऐसी चीज है जहां पे रिवीजन करने की जरूरत है, कहां पे वीडियोस देखने की जरूरत है। आपका एनालिसिस आपका मिरर होता है, आप अपनी वीकनेसेस यहीं से पकड़ पाते हो। और इसीलिए आपके अगर मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं मतलब आप एनालिसिस में गड़बड़ कर रहे हो, और मार्क्स बढ़ रहे हैं, हर 2 से 4 टेस्ट में आपके मार्क्स बढ़ेंगे, मतलब आप एकदम सही जा रहे हो, आपका एनालिसिस परफेक्ट हो रहा है। और अगर मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे, टेस्ट लगा रहे हो, मतलब एनालिसिस में देखो कहां गलती कर रहे हो। इसलिए एनालिसिस को सीरियस लो, जो नहीं बना, जो गलत हुआ उसको समय दो, उस पर रिसर्च करो कि भाई कहां गलती हो रही है मुझसे, वो आपको आगे लेकर जाएगा, है ना। और टाइम कहां वेस्ट हो रहा है, मतलब एक पढ़ने वाला बच्चा तो अपना टाइम खराब करता नहीं, है ना। जिसको सिलेक्शन लेना है उसको अपने टाइम की कद्र पता होती है, तो वो वेस्ट करता नहीं, कहां से बचा सकता है वो इस बात पे फोकस करता है। अच्छा, जीके जीएस में बता दूं मैं, तो जीएस सेक्शन आप ये समझो कि कम समय में ज्यादा अटेम्प्ट करने का एक अवसर है, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है। देखो, मैथ्स और रीजनिंग की अगर बात करें तो ये स्कोरिंग होते हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें आप पूरे पूरे नंबर्स तक ला सकते हो, इतना स्कोप इन 2 सब्जेक्ट्स में होता है। लेकिन जीएस आप समझो कि सबसे ज्यादा कट ऑफ को छेड़छाड़ करने वाला 1 या 2 प्रश्न अगर आपके जीएस में सही चले गए तो आपकी रैंक, आपका नाम जो ऊपर से नीचे कहीं भी हो सकता है, क्योंकि जीएस में कंपटीशन सबसे ज्यादा है ना। क्योंकि वो या तो किसी का बहुत अच्छा होगा या किसी का बहुत ज्यादा वीक होगा। मैथ्स रीजनिंग में अक्सर बच्चे अच्छा कर लेते हैं, रीजनिंग तो सबसे बन ही जाता है, मैथ्स में मेहनत कर ली, और जिनको सिलेक्शन लेना है उन्हें पता है कि मैथ्स रीजनिंग में तो पूरे पूरे नंबर लाना ही है, क्योंकि जीएस में हर चीज आपके हाथ में नहीं होगी। जीएस में कहीं से भी कुछ भी उठा के दे दिया जाता है, तो आपको नहीं पता कि कौन सा सवाल आ जाए, इसलिए कंपटीशन, आपका जीएस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जीएस पर भी उसी गहराई से आपको एनालिसिस करना है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को देखो, है ना, किस पैटर्न का पेपर आता था, कैसे क्वेश्चंस आए, आप कितनी डेप्थ तक गए, तो ये एनालिसिस आपको करना पड़ेगा, इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी भाई, ठीक है। कट ऑफ भी आपका यही बढ़ाता है जैसा मैंने कहा। फिर स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स जो है इनका बहुत रोल है, और स्टैटिक जीके के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, हमारी संजीवनी बुक है, बहुत शानदार किताब है आपके लिए। स्टैटिक जीके का रामबाण इलाज है, हर एक छोटी से छोटी चीज और महत्वपूर्ण चीज उस किताब में है, और मात्र 100 रुपए की भी किताब नहीं है। घर बैठे बुलाओ, और आप विश्वास करो उस किताब से पढ़ने के बाद आपको बहुत अद्भुत फायदे आपको मिलने वाले हैं। तो उस किताब की आप हेल्प ले सकते हो, या जो भी सोर्स आपको लगता है, लेकिन स्टैटिक जीके को इग्नोर नहीं करना, बहुत महत्वपूर्ण विषय आज के समय में यह है, खासकर रेलवे के लिए। फिर साइंस है, साइंस में भी आजकल कंसेप्ट की बहुत गहराई पूछी जाती है, तो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, सीधे कंसेप्चुअल सवाल आ रहे हैं, कंसेप्ट क्लियर है, रट्टा मारने वाला काम खत्म हो गया, कंसेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए, तब आप उसके आंसर्स दे पाओगे। और जीएस है, मतलब आप समझो कि सिलेक्शन के चांसेस आपके बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। हमने आपके लिए एनालिसिस के आधार पे एक बहुत अच्छा चार्ट प्रिपेयर करा है, आप इसको रोक के स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि भाई भारतीय राज्य व्यवस्था में सीबीटी 1 में कितने सवाल आने की संभावना है और सीबीटी 2 में कितने सवाल आने की संभावना है। पुराने जो एग्जाम्स हुए हैं, जो ट्रेंड रहा है, उसके आधार पे हम आपको बता रहे हैं। इसी प्रकार इतिहास, इसी प्रकार भूगोल, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर, कहां से कितने कितने सवाल बनते हैं, ये बहुत मेहनत के बाद, कई घंटे लगाने के बाद हमारी टीम ने प्रिपेयर किया है, आपको एकदम पका पकाया मिल रहा है। स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत काम आपके लिए आएगा। और आखिरी बात कर लेते हैं कि आपका रूटीन कैसा होना चाहिए। मुझे लगता है कि आपका रूटीन 8 से 10 घंटे का तो मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि अगर आने वाले 2 महीने, बल्कि 1 से 2 महीने में अगर एग्जाम होनी है तो 8 से 10 घंटे तो नॉर्मल है, इतना तो आपको देना ही चाहिए। तो हमने एक मोटा मोटा सेट किया है कि आपको कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। तो जैसे मैथ्स है, तो आपको वीक जो टॉपिक्स हैं आपके, जैसे अधिकतर बच्चों को एडवांस में दिक्कत होती है, तो आपको रोज उसको समय देना है, क्योंकि रेलवे के लिए एडवांस मैथ्स काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप 1 से 2 घंटे उसके लिए तय कर लो।
फिर मैथ्स में सेक्शनल टेस्ट आप लगाओ, 1 घंटा टेस्ट को आपको देना चाहिए, जिसमें टेस्ट भी लग गया, उसका एनालिसिस और उसका सॉल्यूशन भी हो गया। फिर आप ऐसी रीजनिंग में वीक टॉपिक दो, रीजनिंग में जनरली दिक्कत नहीं है तो इस 1 घंटे को छोड़ के कहीं और बढ़ा दो, और नहीं तो रीजनिंग में अगर कहीं दिक्कत आती है 1 घंटा आप उसके नाम का निकालो, और आधा घंटा आपके लिए सफिशियंट है रीजनिंग में आपको देने के लिए। आधा घंटा एक टेस्ट उसका लगा लो। फिर जीएस में आपने जो नोट्स बनाए उनका रिवीजन, उसके लिए आपको समय ज्यादा देना चाहिए। मॉक टेस्ट आपको 1 पर डे मिनिमम लगाना ही चाहिए, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज इसमें नहीं होगा। और एनालिसिस उसको भी आपको कम से कम 1 घंटा तो देना ही चाहिए। तो आप टेस्ट, और जब भी टेस्ट लगाओ ऐसे लगाओ जैसे आप रियल एग्जाम हॉल में बैठे हो, और उसी तरीके से एकदम साइलेंट, नो डिस्टरबेंस, बीच में कोई एक्टिविटी नहीं, पूरा फोकस अपने टेस्ट पर, जैसे आप रियल एग्जाम दे रहे हो। तब आपको रियलिटी आपकी समझ में आएगी, तब आपको समझ में आएगा कि एग्जाम का जो कंसंट्रेशन है वो किस लेवल का चाहिए होता है। इसलिए ये एक हमने शेड्यूल बनाया है जो आप सभी चीजों को बैलेंस कर सकते हो। तो ये एक सजेशन है, आप इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करो, लेकिन मोटे मोटे तौर पे ये चीजें आपके शेड्यूल में होनी चाहिए। टाइम आप अपने हिसाब से सेट करो, लेकिन और टाइम टेबल कभी भी वैसा नहीं बनाना चाहिए कि इतने से इतने बजे तक मैं करूंगा। एक मोटे मोटे तौर पे टारगेट सेट होना चाहिए कि भाई मुझे आज क्या क्या करना है। तो टास्क बेस्ड, टारगेट बेस्ड टाइम टेबल होना चाहिए, ना कि टाइम टू टाइम वाला कि इतने से इतना ये पढ़ना है। वो टाइम टेबल कभी फॉलो नहीं होता है ना। तो ये एक टाइम टेबल आप फॉलो कर सकते हैं। और जब भी फ्री टाइम मिले, जब भी ऐसा लगे कि चलो यार पढ़ लिए, थोड़ा माइंड फ्रेश कर लेते हैं, थोड़ा सा एनर्जी बढ़ा लेते हैं, मोटिवेट खुद को कर लेते हैं, तो हमने विनर्स के यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर हजारों विद्यार्थियों की सक्सेस स्टोरीज डाली है जिन्होंने रेलवे के बहुत सारे एग्जाम्स निकाले हैं। तो आप उनकी स्टोरीज, उनके बारे में पढ़ सकते हो, देख सकते हो। समय समय पर विद्यार्थी हमसे मिलने आते हैं, उनकी कहानियां हम शेयर करते हैं, और उद्देश्य यही होता है कि आप तक ये चीज पहुंचाएं कि भाई आप भी सिलेक्शन ले सकते हो अगर आप सही तरीके से मेहनत करोगे तो ये सभी हमारे रेलवे की अलग अलग परीक्षाओं में चयनित विद्यार्थी अभी रिसेंट में जो मिलने आते हैं या अपना रिजल्ट हमारे साथ शेयर करते हैं, है ना। तो अगर आपको एनटीपीसी की तैयारी करनी है तो विनर्स ऐप पर बहुत कम प्राइस में आपको कोर्स मिल जाएगा। इसमें आप घर बैठे बेहतरीन तैयारी कर सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे शिक्षक, सारे विषय, पूरा सिलेबस, जीरो लेवल से पढ़ने का मौका आपको इसके अंतर्गत मिलेगा। बाकी टेस्ट सीरीज भी हैं, सीबीटी 2 की भी हैं, और आप चाहते हो कि रेलवे की सारी परीक्षाओं की तैयारी एक बार में हो जाए तो ये बैच आप बिल्कुल मत छोड़िएगा। रेलवे का विजय रथ बैच है, 5.0, 1399 फीस है, और सारे विषय के बेहतरीन शिक्षक आपको इसमें मिलने वाले हैं, और मजेदार क्वालिटी आपको इसमें मिलेगी, शानदार कंटेंट आपको इसके अंदर मिलेगा, है ना। बाकी ऑफलाइन अगर आपको पढ़ना है तो आप विनर्स के इंदौर सेंटर भी आ सकते हो और ऑफलाइन रेलवे की प्रिपरेशन कर सकते हो। टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगी, हर विषय की शानदार किताब आपको मिल जाएगी। तो ये सब आपको विनर्स ऐप पर मिलेगा। ये ऑफलाइन की जानकारी, किताबों की जानकारी यहां है, और बाकी विनर्स के साथ आप सारे प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहिए तो आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। उम्मीद है सारी जानकारी आपको क्लियर हो गई होंगी, और इस वीडियो से थोड़े आपके टाइम टेबल, टाइम मैनेजमेंट और कहां क्या अपनी रणनीति में सुधार करने हैं वो आपको समझ में आया होगा। बाकी और कोई आपके प्रश्न है कमेंट करिए, और क्या इस वीडियो से आपको सीखने को मिला ये भी कमेंट करके मुझे बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में और नई जानकारी, नए गाइडेंस के साथ। फिलहाल इतना ही, थैंक यू। सब लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।